मुबीन मंज़र पर एक अजीब-सी सोगवारियत छाई थी। माला जा रही थी और मोहित उससे बहस कर के थक चुका था। माँ ने बहस नहीं की थी, उन्होंने उसे इजाज़त दे दी थी, लेकिन वो दुखी थी। इस वक्त वो माला के बेड के किनारे बैठी थी। उसका बैग बेड पर रखा था, वो उसमें आखिरी चंद चीज़ें डाल रही थी। सर झुका था और बाल कस के कोने में बंधे हुए थे। तुम वाकई इस्लामाबाद जा रही हो बेटे? उनकी आवाज़ में टूटी उम्मीद की करचियाँ थीं। माँ, मैं फ़ैसला नहीं बदलूँगी। आपने मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना। वो संजीदगी से कहते हुए ज़िप चढ़ा रही थी। चेहरा स्पार्ट था। कम से कम ज़हीर के रेस्टोरेंट में मुझे मेरे काम से पहचाना जाएगा, ना कि मेरे चेहरे के दानों से। वो एक छोटी औरत की छोटी बात थी। उसकी वजह से तुम हर किसी को रद्द कर दोगी क्या? अब तुम्हारे अब्बू की कज़न रशीदा ने भी तो तुम्हारा रिश्ता मांगा है। उनका बेटा बहुत अच्छा। माँ प्लीज़। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने हाथ उठा के इनको देखा तो आंखें गीली थी। अब आप मुझे किसी का रिश्ता नहीं बताएंगी, कम से कम कुछ अरसे तक नहीं। मैंने नहीं करनी शादी। चंद लम्हे के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। फिर माला ने बैग रखा और इनके साथ बेड पर आके बैठ गई। दोनों के पाँव ज़मीन को छू रहे थे और रुख दीवार की तरफ था। आपने कहा था कि पौधा अपने बीज का वफादार होता है, उसे पूरे कद का दरख्त बनना है। मुझे भी बनना है माँ। मुझे अपने आप पर काम करना है पहले, अपने कॉम्प्लेक्सेस पे, अपनी ख्वाहिशात पे, जिनको मैंने शादी के लिए छोड़ रखा था। फिर उसने पीछे रखे सामान में से एक डब्बा उठाया और इनके सामने किया। माँ ने डब्बे का ढक्कन उठाया तो अंदर सफ़ेद और सिल्वर ही इस्तीमा समझी से उसे देखेगी। ज़हीन ने मुझे एडवांस सैलरी दी है और ये मैंने इससे ख़रीदी है। मैं अपनी स्किन की ट्रीटमेंट भी शुरू करूँगी, लेकिन इस कमाई से जो मैं खुद कमाऊँगी। मैंने अपनी ख्वाहिशात शादी के लिए छोड़ रखे थे। जब शादी होगी तो मैं ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन नहीं माँ, शादी ख्वाब पूरे करने के लिए नहीं की जाती। मुझे जो करना है खुद करना है, अपने लिए करना है। माँ ने ताज्जुब से इस हील्स को देखा। ये सिर्फ जूते हैं माला, ये इंसान कभी भी खरीद सकता है। नहीं माँ, ये सिर्फ जूते नहीं हैं, ये मेरी बहुत सी ख्वाहिशात की अलामत हैं, जिनको मैंने किसी दूसरे इंसान के लिए छोड़ रखा था। वो आएगा तो ये पूरी होगी और इसीलिए मुझे दुख ज़्यादा हुआ है। मैंने अब किसी इंसान से ये तवक्को नहीं लगानी कि वो मेरी ख्वाहिशात पूरी करेगा। मैं खुद अपने लिए काफ़ी बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे मत रोकें। उसने गीली आंखों से कहते हुए माँ का हाथ थामा। आज इनका हाथ गर्म था। ठीक है बेटे, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। उन्होंने हल्की आवाज़ में कहा। उनके अंधे झुके हुए और आवाज़ पस्त थी। फिर वो घुटने पर हाथ रखकर उठ खड़ी हुई। मैं साथ ले जाने के लिए लंच पैक करवाती हूँ। मामू से बात हो गई थी, उन्होंने तुम्हारे लिए ऊपर वाला कमरा साफ़ करवा दिया है। उन्होंने अपना गर्म हाथ उसके हाथ से निकाल लिया था। उसका दिल कट के रह गया। उनका हाथ क्यों गर्म था? क्या इनको बुखार था? क्या उससे पूछना चाहिए? कैसे मोड़ के देखना चाहिए? क्या वो नमक का मुजस्मा बनने का खतरा मोल ले सकती थी? शायद नहीं। उसने गर्म हाथों को ज़हन से झटक दिया। इस वक्त उसे खुद को सबसे ऊपर रखना था। वो वापस बैग की तरफ आई और अपनी चीज़ें अंदर डालने लगी। इस वक्त अपने लिए उसे दिल सख्त करना था। वो एक छोटे बागीचे वाला सुरमई घर था, जिसका दरवाज़ा स्याह था। इसके आगे 3 जीने बने थे। माहिर फरीद इस वक्त इस स्याह दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने वही लिबास पहन रखा तो जो कतर जाते और वापस आते वक्त पहना था। साफ मालूम होता था कि वो एयरपोर्ट से सीधा यहीं आया है। बदिक्कत उसने दरवाजे पर लगी घंटी बजाई, फिर हाथ नीचे गिरा दिया। हलक में आंसुओं का गोला सा उपड़ा, जिसे उसने नीचे धकेल दिया। फिर मुड़ के छोटे से लॉन को देखने लगा। उसका ख्याल नहीं रखा जाता था। पौधे उजड़े पड़े थे, बाल टूटी हुई थी। माली हालात बुरे थे या मालिक मकान को घर का ख्याल नहीं था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ हुई। वास्ते से पलटा। उसे पहले राबेल के जूते नजर आए, फिर उसने निगाह उठाई। वो घुंघराले बालों वाली औरत उसके सामने खड़ी थी, उसकी माँ। राबेल के चेहरे पे शाक उभरा, फिर लब मुस्कुराहट में डिले, ये बेयकीनी खुशी। माहिर वो कमज़ोर हो गई थी, आंखों तले हल्के थे और जैसे गढ़े भी। मेकअप से बेराया चेहरा, बंधे बाल, मलजगा लिबास। वह चंद लम्हे उसे देखता रहा। उसके बाप के साथ जब वो होती थी तो सारी सोसाइटी इन पर रश करती थी। वो 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ पहनती थी, डिज़ाइनर्स वेयर और खूबसूरत जूते। इससे जूतों का शौक अपनी माँ से मिला था। और अब ये औरत कौन थी? उसकी परछाइयाँ। मैं हलाल से मिलने आया हूँ। वो बाएं तरफ चेहरा मोड़ के देखने लगा। अभी इसके जख्म नहीं भरे थे। अभी माँ को देखना बहुत मुश्किल था। मगर राबेल का जोश मान नहीं पड़ा। उन्होंने मुस्कुरा के सर हिलाया। आओ अंदर। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। राबेल के चेहरे की जोत मध्यम हुई, लेकिन मुस्कुराहट बरकरार थी। मैं हलाल को बेचती हूँ। अंदर गायब हो गई। थोड़ी देर बाद वो भागती हुई चौखट में आई। उसने जीन्स पर सफ़ेद टॉप पहन रखा था और लंबे बाल शानों पर बिखरे थे। भूरी आंखों में हैरत से ज़्यादा खुशी थी। आप? वो धीरे से पंजों के बल बैठा मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो हंस के एकदम उसके गले लगी। वो इसके लिए तैयार नहीं था। ऑकवर्ड। फिर उसने आहिस्ता से वो हलाल की कमर पर रखे और उसे होले से थपका। उसकी ज़िंदगी एक लम्हे में मुकम्मल हो गई थी। मुस्कुरा के उससे अलग हो गई। आप एक दिन में वापस आ गए। मेरी मर्ज़ी। वो भी मुस्कुराया, फिर जेब में हाथ डाल के कुछ निकाला। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। वो छोटी सी डबिया थी जिस पर रिबन बंधा था। हलाल ने उसे उसके हाथ से चिपटा।
और तेज़ी से रिबन की गिरा खोली। कागज़ की पैकिंग नीचे गिर गई। अंदर एक शीशे की जार वाली सेंटेड कैंडल्स थी। बीरबल ने कहा था कि तुम्हें सेंटेड कैंडल्स पसंद हैं। हला ने ढक्कन खोल के उसे सूंघा। स्ट्रॉबेरी, आई लव इट। फिर रुक के पूछने लगा, क्या आपको भी सेंटेड कैंडल पसंद है? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। उसे सिर्फ सिगार के फ्लेवर्स की खुशबू की पहचान थी। मैं सोच रहा था कल मैं तुम्हें स्कूल से पिक कर लूँ और हम लंच करने चले। ये आसान नहीं था, मुश्किल था, लेकिन उसे कहीं से इब्तिदा करनी थी। मगर मैं स्कूल नहीं जाती। वह चौंका प्रकट हुआ। अभी तक मेरे पापा मुझे होम स्कूलिंग करवाते हैं। वह बगौर उसे देखने लगा। कुछ अजीब सा था इस बात में, कुछ चौंका देने वाला। तुम्हारे पास कोई फ़ोन या आईपैड वगैरह है जहाँ मैं तुमसे बात कर सकूँ? उसने लहजे को सरसरी से बनाया। अलबत्ता छठी हिस्स को इल्हाम दे रही थी। हलाल ने सर दाएं पर हिलाया। मेरे पापा मुझे कोई डिवाइस इस्तेमाल करने नहीं देते। तुम्हें फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आता? वो बेयकीन था। लंदन के बच्चे तो बड़ों से ज़्यादा माहिर होते थे। फिर हलाल का बाप ये पाबंदियाँ क्यों लगा रहा था? नहीं, हलाल ने मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाया। अगर तुम कभी खो गई तो किसको कैसे कॉल करोगी? माहिर। आवाज़ पे वो चौंका। फिर एकदम सारे जिस्म के सब तन की शम्स अंदर से चला आ रहा था। माहिर उठ खड़ा हुआ। धीरे से हलाल का सर दबका। तुम अंदर आ जाओ, मैं कल तुम्हें घर से पिक कर लूँगा। वो अंदर भाग गई और शम्स बाहर आई। माहिर को देख कर हैरान भी हुआ था और खुश भी। माहिर, अंदर आओ ना, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख कर। शम्स नीचे उतर आया। अब वो दोनों जीनों के सामने खड़े थे। माहिर ने हाथ बढ़ा के दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि अंदर जाती आवाज़ों का रास्ता रुक जाए। माहिर, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा, कि वो कहने लगा, लेकिन माहिर फिर उसके सामने आया और उसकी बात काटी। अब मेरी बात गौर से सुनो शम्स। उसकी आंखों में आंखें देख कर कह रहा था, वल्लाह तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। वल्लाह। कब, कैसे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर तुमने दोबारा मेरी माँ पे हाथ उठाया तो तुम्हारी मौत का दिन बहुत करीब आ जाएगा, याद रखना। शम्स के चेहरे पर शाक उभरा। लम्हे भर के लिए वो कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। माहिर, तुम्हें वो हकलाए किसी ने गलत बताया है। ऐसा मैं बीरबल नहीं हूँ जिसे तुम शीशे में उतार सकते हो। मैं माहिर हूँ और अब मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ। उंगली उठा के उसे तंबी कर रहा था। इसलिए मत भूलना कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए हूँ। उसने उंगली उठा के तंबी की। शम्स जहाँ था वहीं खड़ा रह गया। माहिर फरीद मुड़ा और लंबे लंबे ढक भरता अपनी कार की तरफ चला गया। उसे कहीं से तो इब्तिदा करनी थी। आबाद और माही के बेडरूम की बत्तियां मध्यम थी। वो बेड ग्राउंड से टेक लगाई बैठी थी। उसकी आंखें रोने के बायस गुलाबी हो रही थी। वो टिश्यू से बार बार नाक रगड़ रही थी। आबाद बेड के किनारे सर झुकाए बैठा था। उसकी बाजू पर प्लस्तर बंधा था। ये सब इस मनहूर एयरपोर्ट की वजह से हुआ है, वो रोते हुए कह रही थी। मैं वहाँ इतनी देर ना रुकती, इतने स्ट्रेस ना लेती तो मेरा बच्चा ना खोता। शायद इस समय मेरा कसूर है। वो सर झुकाए शिकस्त होता सा लग रहा था। मेरा उस दिन एक्सीडेंट ना होता और मैं तुमसे रब्ता ना होता तो तुम इतना स्ट्रेस ना लेती। माही ने घुट्टों पर सर रख दिया। अभी उन्होंने किसी को नहीं बताया था, माँ और माला को भी नहीं। अब देखना सब कहेंगे कि माही को इस कंडीशन में क्या ज़रूरत थी सफ़र करने की। सब मुझे इल्ज़ाम देंगे। कोई नहीं मानेगा कि डॉक्टर ने मुझे इजाज़त दी थी। दफ्तर वो चौकी कुछ याद आया। वो सीधी हुई और आंसू साफ किया। आबाद, उस आदमी को कॉल की थी मैंने, उसे मैसेज छोड़ा था, उसने जवाब ही नहीं दिया। हाँ, मैंने की थी। उसने कहा था कि वो ऑनलाइन से रिफ़ंड करवा लेगा। उसको एयरलाइन कैसे रिफ़ंड करेगी? उसको तो मेरा सीट नंबर या पासपोर्ट नंबर भी नहीं मालूम। उसने कुछ भी देखे बगैर सिर्फ पेमेंट की थी और कुछ नहीं कहा। उसने कहा था यही कि जब तुम्हारी बीवी ट्रैवल कर रही हो तो तुम अपना फ़ोन ऑन रखा करो। अब आज सख्त बदमज़ा हुआ। वो जो आंखों में आंसू लिए बैठी थी हल्का सा मुस्कुराई। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था? उसने मौका ही नहीं दिया। मुझे लापरवाही का ताना देकर फ़ोन बंद कर दिया। शायद वो पैसे लेना नहीं चाहता। अजीब आदमी था, मेहरबान आदमी था। माही ने तस्दीक की। वो 150 नहीं था, क्योंकि वो इनसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता था। उसे इस रोज़ यकीन हो चला था कि वो इससे फिर कभी नहीं मिलेगी। कासिम फरीद के ऑफिस टेबल पर बहुत से कागज़ बिखरे थे। काफ़ी के चंद खाली कप भी रखे थे। वो टाई ढीले की आस्तीन ऊपर चढ़ाए काम में गर्क दिखाई देता था। हल्की सी दस्तक के बाद मालिक अंदर आया तो उसे ताज्जुब से देखा। तुम किसी नए आइडिया पर काम कर रहे हो? वो सामने कुर्सी खींच के बैठा। माई ने सर उठा के उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराया। मालिक इस मुस्कुराहट को पहचानता था। तुम्हें याद है हमने ये बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ी की थी? तुम्हारे अब्बा और मैंने कतर की रियल एस्टेट बैरून मुल्क बेचना शुरू की थी। हाँ, और इस वक्त की टाइमिंग ने हमारी मदद की थी। हमने एक अपार्टमेंट से शुरू करके एक एक वक्त में पूरी पूरी इमारतें महंगे दामों बेची थी। लेकिन आज ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि हमारा काम बहुत सुस्त हो चुका है। किसी ने डायरेक्ट इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, कोई खुद बरू बनकर बन चुका है। इसलिए मैं इस काम को बंद करना चाहता हूँ। मालिक के चेहरे पर बेयकीनी उभरी। क्या कह रहे हो? हम कब तक लंदन के लोगों को कतर की रियल एस्टेट बेचते रहेंगे? क्यों ना हम इसकी उल्ट करें, यानी हम कतर के लोगों को लंदन की रियल एस्टेट बेचें। मालिक को चल में शाक से बाहर आने में लगे। लंदन की रियल एस्टेट बहुत महंगी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कर सकते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। उसने एक नक्शा इसके सामने रखा, फिर कलम से एक जगह इशारा किया। मैं वेस्ट एंड में फेयर नाइट्सबर्ग और बिलग्रेविया की पुरानी और थकी हुई प्रॉपर्टीज़ की
बिडिंग्स में हिस्सा लेकर इन्हें खरीदूँगा। ये 1800 से 2000 पाउंड फ़ी मुरब्बा मीटर के हिसाब से मिल जाएंगी। उसको समझा रहा था, मैं घर पर फ़ी मुरब्बा मीटर 200 से 300 पाउंड खर्चा करके इसको रेनोवेट करूँगा। मालिक ने जहन में जमाहत तफरीक की, यानी तुम्हें प्रॉपर्टी 2200 से 2300 पाउंड फ़ी मुरब्बा मीटर की पड़ेगी और ये तकरीबन 3000 पाउंड से फ़रोख्त हो जाएगी। लेकिन लोग हमसे क्यों ख़रीदेंगे? क्योंकि लंदन की हाई एंड प्रॉपर्टी इस वक्त 3200 पाउंड फ़ी मुरब्बा मीटर पर फ़रोख्त हो रही हैं। हम मार्केट से 200 पाउंड सस्ते में फ़रोख्त करेंगे ताकि हमारे कसरी क्लाइंट्स भी खुश हों और हम भी पैसा बनाएं। मालिक सलाम इस बात पर गौर करता रहे, लेकिन वो मुतासिर नज़र नहीं आता था। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत पुरानी है, तुम इनमें से ऐसा क्या करोगे जो ये महंगे दामों फ़रोख्त हो जाए? वो धीरे से मुस्कुराया। उस रोज़ मुझे एयरपोर्ट पर एक लड़की मिली। उसने मुझे एक बात कही थी, हर तब्दीली के पीछे एक कहानी होती है। मैं हर पुराने घर की कहानी निकालूंगा और फिर इस घर को इसमें रहने वाली कदीम इंग्लिश फैमिली की रवायात और इक़्तिदार को सामने रखते हुए रेनोवेट किया जाएगा। लेकिन आज ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है कि हमारा काम बहुत सुस्त हो चुका है। किसी ने डायरेक्ट इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, कोई खुद पुरो बन के आ गया। इसलिए मैं इस काम को बंद करना चाहता हूँ और फिर इस घर को इसमें रहने वाले कदीम इंग्लिश फैमिलीज़ की रवायात और इक़्तिदार को सामने रखते हुए रेनोवेट किया जाएगा। मुझे सिर्फ वो कहानी पेशनी है जो इस घर के साथ जुड़ी है। हम इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। वो कदरे गैर मुतमईन नज़र आता था। फिर उसने पहलू बदला, वैसे तुम किस लड़की के साथ आजकल डिनर पर जाते हो? वो चौंका और नासमझी से मालिक को देखा। लड़की? अच्छा, वो उसे तो वो भूल ही गया था। मुझे बीरबल ने किसी से मिलवाया था। हाँ, मुझे मालूम है, उसको शम्स ने ही उससे मिलवाया होगा। मालिक ने लेचा सरसरी बनाया। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो। एक मिनट वो चौंका। सारी रियल स्टेट सारे नक्शे उसे भूल गए। शम्स? शम्स कहाँ से आ गए दरमियान में? उसकी दुखती रग पर हाथ पड़ा था। ओह! मालिक ने हैरत से उसे देखा। तुम्हें बीरबल ने नहीं बताया कि वह लड़की शम्स की फैमिली फ्रेंड में से है? और वो एकदम उठा, सारा खून चेहरे में सिमट आया। उसने मोबाइल उठाया, एक नंबर मिलाते हुए तेज़ी से बालकनी की तरफ चला गया। शीशे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो फ़ोन कान से लगाए गुस्से से बात कर रहा था। वो यकीनन बीरबल को खरी खरी सुना रहा था और बीरबल आगे से उस बात से इनकारी होगा क्योंकि ये सच नहीं था। लेकिन मालिक ने कह दिया तो माहिर ने मान लिया था। वो अपने बाप के भाई पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया करता था। मालिक खामोशी से उसे देखते रहा। उनके चेहरे पर तकलीफ थी, उसकी मुट्ठी बिंची हुई थी। यह आखिरी बार है, मैं इसे दोबारा धोखा नहीं दूंगा। उसने माहिर को देखते हुए खुद से किया वादा दोहराया। अगले चंद दिन शम्स पर बहुत भारी गुजरे थे और माहिर का सामना नहीं कर रहा था। जब वो हलाल को लेने आता तो वो कहीं गायब हो जाता। सरकार से रब्ता भी नहीं हो रहा था। आज जैसे ही रब्ता हुआ, शम्स फ़ौरन से फ़ोन लिए घर से बाहर आया गया। क्या फ़ायदा हुआ मुझे इस सब का सरकार? माहिर मेरे बहुत करीब आ गया। शम्स सड़क किनारे एक संगी बेंच पर बैठा नाखुशी से कह रहा था। यही तो तुम चाहते थे कि वो तुम लोगों से ताल्लुकात दुरुस्त कर ले। अब क्या मसला है? शम्स सरकार ने उकता के पूछा। मुझे कंपनी में शराकत दारी चाहिए, ना कि माहिर के अपने घर में मदाखलत। मैं इसको हैंडल नहीं कर सकूँगा। छोटे भाई को जैसे राम किया है, इसे भी कर लो। वो तो बाप की तवज्जो से महरूम बेवकूफ़ लड़का है। माहिर ऐसा नहीं है। इसी ने मुझे बरसों पहले मुलाजमत से निकाला था और फिर से मेरे पीछे पड़ गया। शम्स की हालत किसी ऐसे नशे की जैसी हो रही थी जैसे अपने नशे की डोज ना मिल रही हो। बेचैन मुस्तरब हूँ। सरकार ने हंकारा भरा। मुझे कुछ और बताओ इस माहिर के बारे में। क्या बताऊँ? शम्स चिढ़ गया। माँ, दादा, दादी, सबका नाम तो दे दे। सारा शजरा है तुम्हारे पास। अपने मोकला से पता करवा लो। इन मोकलों को इतनी अकल होती तो ये इंसान न बन जाते। सरकार ने छोटा सा कह कर लगाया। इंसानों वाली बात बताओ शम्स, माहिर फरीद की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है? शम्स ठहर के, उसका दिमाग तेज़ी से काम करने लगा। उसका गुस्सा वो बहुत जल्दी भड़क उठता है। जब से उसकी माँ ने उसे छोड़ा है ये तब से है। बहुत खूब। और उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसका पैसा, बल्कि नहीं, एतबार। उसने तन से माहिर के अल्फाज दोहराए। वल्लाह माहिर फरीद पर हर कोई एतबार करता है। ये हुई ना बात। सरकार की आंखें चमकी। और अगर सब माहिर फरीद पर एतबार करना छोड़ दें? ये कैसे हो सकता है? शम्स का पका रह गया। हम इस पर यहीं से हमला करेंगे। कुछ अरसे की बात है, फिर माहिर फिर पे कोई एतबार नहीं करेगा। बस तुम देखते जाओ। शम्स ठहर के सुनने लगा। उसकी आंखें खुशगवार हैरत से फैलती जा रही थी। इस्लामाबाद के इस खंडर जैसे रेस्टोरेंट में इस वक्त रेनोवेशन का काम जारी था। हर तरफ मिट्टी और सीमेंट के ढेर थे। कहीं पेंट वाले लगे थे, कहीं बिजली का काम हो रहा था। रेस्टोरेंट के हर हिस्से को उखाड़ा हुआ था। ऐसे में एक छोटे से कमरे में उसने अपनी मेज कुर्सी बिछाई हुई थी और इस वक्त वो एक अमेरिकी पोस्टल सर्विस का पार्सल खो रही थी जो उसे माही ने भेजा था। अंदर एक नोट भी था। न जाने माही ने उसे मैसेज ईमेल करने के बजाय नोट क्यों भेजा था। वो ताज्जुब से इसे पढ़ने लगी। माला, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी खुद बनाने का फ़ैसला किया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम गलत हो। माही का हाथ पढ़ के उसने पार्सल में मौजूद दूसरी चीज़ निकाली। वो एक छोटा सा पैकेट था जो बबल रैप में लिपटा हुआ था। लेकिन गलत मैं भी नहीं हूँ। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखूँगी, लेकिन मैं कैरियर नहीं बनाऊँगी क्योंकि मुझे इसका शौक़ नहीं है। माला कैंची से बबल रैप को काटने लगी।
मैं अपना घर बनाऊंगी, एक बच्चा खो दिया तो क्या हुआ, मैं दोबारा कोशिश करूंगी, मुझे घर और बच्चों का शौक है, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। बब्बर रैपर लगा हुआ तो अंदर से एक पैकेट निकला, बीजों का पैकेट। माला ने अजनबी से इन्हें देखा, इन्हें ऊपर उठा के देखा। हम दोनों गलत नहीं है, शादी करना और ना करना औरत की अपनी चॉइस होनी चाहिए। तुम्हें वो करना है जो तुम्हारा दिल चाहे, लेकिन इस सब में तुम्हें माँ को नहीं भूलना चाहिए। वो पैकेट को ऊपर उठाए देख रही थी, खिड़की से आती सूरज की रोशनी इसमें से मुनक्कस हो रही थी। माला मुस्कुरा दी, जब तुम वहाँ से आई थी तो इन्हें 3-4 दिन बुखार रहा था, लेकिन उन्होंने तुम्हें बताने से मना किया था। अब वो ठीक है, लेकिन तुम्हारी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और अब बाहर खड़ी थी, उसके हाथ में एक छोटा सा गमला था जिसकी मिट्टी को वह चम्मच से ऊपर नीचे कर रही थी। तुम्हारे आने के 6 दिन बाद माँ की बर्थडे थी। तुमने इनको 1 हफ्ते बाद विश किया। जानती हो तुम्हें मसरूफ़ हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम इस सब में खुद को खो नहीं दोगी, बल्कि एक बेहतर इंसान बन के निकलोगी। मिट्टी नरम हो चुकी थी, वो बीजों को मिट्टी में छिड़कने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हें एक तोहफा भेज रही हूँ। ये बीज मुझे एयरपोर्ट पर मिलने वाले एक मेहरबान इंसान ने दिए थे। याद है मैंने तुम्हें बताया था ना, वो अमीरात में जिसने मेरा टिकट पे किया था। अब माला मुस्कुराते हुए बीजों की ऊपर मिट्टी डाल रही थी। वो धीरे धीरे छुपते जा रहे थे। तुम्हारे जाने के बाद माँ ने चंद नए पौधे लगाए हैं। मैं जानती हूँ वो इन पौधों में तुम्हें ढूंढेंगी। उसने पौधा से जरा सारा पानी मिट्टी पर डाला और इसको हल्का सा नम किया। तुम भी इन बीजों को बो देना और इनमें अपना आप ढूंढना। उसने गमले को अपने ऑफिस की खिड़की में रख दिया। वो हर सुबह इसमें से उगने वाली कोंपलों का इंतजार करने लगी। फिर उसने सोचा कि माँ को कॉल करे। ना जाने इस वक्त उसके हाथ गर्म होंगे या ठंडे, लेकिन इसी वक्त कॉन्ट्रैक्टर उसे बाहर बुलाने लगा। वो फ़ोन गमले के पास छोड़ के बाहर चली गई। दफ्तर में उसका फ़ोन थरथराने लगा। माँ काली निकल में दूर जा चुकी थी। गमले के अंदर दफन बीच खामोशी से फ़ोन की थरथराहट सुनने लगे। 5 साल बाद मौजूदा दिन। कशमाला ने आंखें खोले, वो अपने कमरे में बैठी थी। जॉगर्स वाला बॉक्स उसकी गोद में था और उसका चेहरा अभी तक गीला था। अलबत्ता उसकी जेब बेदाग थी और बाल लंबे थे। 5 वर्ष गुजर चुके थे। जिंदगी आगे बढ़ गई थी और बहुत कुछ पीछे रह गया था। लेकिन कुछ देर बाद वो बाहर निकली तो माँ लॉन्च में अकेली बैठी थी। व्हील चेयर पर बैठे बैठे वो ऊँगने लगी थी। वो चुपचाप इनके साथ जाके बैठ गई और धीरे से उनके हाथ अपने हाथ में लिए। वो ठंडे थे। मेरी प्यारी माँ, वो गीली आंखों से इन्हें देखेगी। मैं अब कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। मैंने बहुत साल ज़ाया कर दिए, अब नहीं। वो इनको देखते हुए बड़बड़ा रही थी। वो गर्दन तिरछी किए सो रही थी। मालिक का लाहौर वाला अपार्टमेंट वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गया था। वो इसमें दाखिल हुआ तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। माहिर ने बत्ती नहीं जलाई। छोटे छोटे कदम उठाता वो खिड़की के सामने रखी कुर्सी तक आया। वहाँ से रोशनी से जगमगाता सारा शहर नजर आता था। उसने जेब से लाइटर निकाला और खिड़की किनारे रखी एक मोमबत्ती के धागे को शोला दिखाई। स्ट्रॉबेरी, हलाल की पसंदीदा। फिर उसने पैर छोटी मेज़ पर रख दिए और टेक लगाई। बाहर देखने लगा। खिड़की के शीशे पर उसका अक्स भी दिखाई दे रहा था। हल्की बड़ी शेप वाला मर्द। क्या वो वही था जो 5 वर्ष पहले हुआ करता था, या वो बदल गया था? हर तब्दीली की कहानी होती। तब माहिर फरीद का सब एतबार करते थे और अब वो तलखी से मुस्कुराया। अब माहिर फरीद का कोई एतबार नहीं करता था। कशमाला मुबीन भी नहीं। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसे कोफ्त हुई। वो इस वक्त बीरबल की बकवास नहीं सुन सकता था, ताकि मोबाइल निकाला तो तासरात बदले। 150 कॉलिंग। उसने कॉल मिसूल की। माही का चेहरा स्क्रीन पर उभरा। इस लड़की से कई मैच्योर और समझदार लड़की का चेहरा था जो उसे 5 वर्ष कबल पहले दोहा के एयरपोर्ट पर मिली थी। और इसके बाद भी वो एक दफ़ा उससे मिला था। उसे माही और अपनी दूसरी मुलाकात भी याद थी। आपने मैसेज किया था आप माला से मिलने पाकिस्तान आए। वो तशवीश से उसे देखते हुए बोली। हाँ, मैं मिला था तुम्हारी बहन से। और उसने अल्फाज ढूंढने चाहिए, लेकिन वो हमेशा की तरह तेज़ी से बात काट के बोली। तभी उसने ज़िया से शादी से इनकार किया है। मैं कहूँ उसे एकदम क्या हो गया है? माहिर फिर तेज़ी से सीधा हुआ। उसने ज़िया से शादी से इनकार कर दिया?